रसोई से धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई। बबीता की धड़कनें तेज हो गईं। वो समझ गई कि आज उसकी मॉडर्न बहू ने फिर से कोई बड़ा नुकसान कर दिया है। माथे पे हाथ मारती हुई वह बोली, हे भगवान, ऐसी बहू किसी को मत देना। जब से आई है नुकसान पर नुकसान करे जा रही है। बबीता चिल्लाई, अरे बहू, आज क्या तोड़ दिया? सेजल अपनी खनकती आवाज में बोली, सॉरी मॉम, मुझसे अचार का मर्तबान गिर गया। पूरे फर्श पर अचार और कांच हो गया है। अब क्या करूं? उसे उठाकर मेरे सिर पर डाल दो। हे परमात्मा, मुझे उठा ले। ये कैसी बहू मिल गई मुझे। एक मॉडर्न बहू लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने प्रवीण के लिए तो मैं एक गांव की बहू लेकर आऊंगी। क्या पता गांव की बहू में कुछ अक्ल हुनर हो। बबीता ने अपने छोटे बेटे के लिए बहुत लड़कियां देखी, मगर उसे कोई पसंद नहीं आई। उसे तो एक गांव की बहू चाहिए थी। फिर प्रवीण के लिए आनंदी का रिश्ता आया। वह गांव के एक गरीब किसान की लड़की थी। बबीता को ऐसी ही लड़की चाहिए थी। प्रवीण और आनंदी की शादी हो गई। बबीता बहुत खुश थी। उसके मन की मुराद जो पूरी हो गई थी। वह बोली, आनंदी बहू, सेजल बहू को भी कुछ सिखाओ। जब देखो तब उल्टे सीधे काम करती रहती है। अच्छा माँ जी, ऐसी बात है, मैं दीदी को सब सिखा दूंगी। सेजल एक शहर की लड़की थी, खुले विचारों वाली। घर के काम उसने ससुराल में ही आकर सीखे थे। वह बबीता से बहुत डरती थी, इसलिए अक्सर उससे काम बिगड़ जाते थे। आनंदी जब से घर में आई तब से ही बबीता की लाडली बन गई। इसीलिए वह सेजल में हमेशा खामियां निकालती रहती। आनंदी ने पूछा, दीदी, आपने कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया है? नहीं आनंदी, मिट्टी का चूल्हा तो हमने कभी देखा भी नहीं है। चलो तो रसोई में, आज मैं आपको मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखाती हूँ। चूल्हे में लकड़ी डालकर आनंदी ने आग जला दी और सेजल से कहा, दीदी, अब आप चूल्हे में फूंक मारती रहो, उससे आग जल्दी जलेगी और जल्दी खाना पकेगा। सेजल ने जैसे ही फूंक मारी, उसे तो खांसी उठने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोली, आनंदी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो सांस ही नहीं आ रहा। मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ मेरी आंखें जल रही हैं। सेजल आंखें मलती हुई रसोई से बाहर आई तो उसे देखकर बबीता बोली, क्या हुआ सेजल बहू, आंखें क्यों लाल हैं? मॉम, वो आनंदी ने मुझे चूल्हा फूंकने को कहा, लेकिन मुझे तो खांसी उठने लगी और आंखों में जलन होने लगी। हाँ, काम ना करने के 100 बहाने। एक मेरी आनंदी बहू है जो चूल्हा चौका अकेले संभाल लेती है, और एक तुम हो कि आंखें जलती हैं। हाँ। बबीता हर बात में आनंदी की ही तारीफ करती रहती। बहू, सुनती हो? दोनों तैयार हो जाओ, हमें शोभा के पोते के जन्मदिन में जाना है। शोभा बबीता के बचपन की सहेली थी। आनंदी साड़ी पहनकर सेजल के पास पहुंच गई और उसने पूछा, अरे दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आनंदी, तुमने तो साड़ी पहनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। मेरे पास तो एक भी साड़ी नहीं है। मेरे पास तो सारी वेस्टर्न ड्रेसेस हैं। अरे वाह, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी, आप उन्हीं में से कोई ड्रेस पहन लो। पहन तो लूंगी, लेकिन मॉम ने घूंघट निकालने को कह दिया तो। आनंदी मन ही मन मुस्कुराई कि उसकी जेठानी मॉडर्न तो है, पर साथ में बहुत बुद्धू भी है। यह अच्छा मौका है उसे सबके सामने शर्मिंदा करने का। बाहर से बबीता की आवाज आई, बहू, मैं अतुल के साथ जा रही हूँ, तुम दोनों विवेक के साथ आ जाना। और हाँ, वहां घूंघट निकाल कर आना। ये कहकर बबीता चली गई। अरे दीदी, सोचती क्या हो, माँ जी चली गई, अब हमें भी निकलना चाहिए। सेजल ने अपनी एक 1 पीस ड्रेस पहन ली और घूंघट के लिए एक स्कार्फ रख लिया। आनंदी की ये देखकर हंसी नहीं रुक रही थी। उसे पता था कि आज मेहमानों के बीच उसकी जेठानी का तमाशा बनने वाला है। जैसे ही आनंदी और सेजल घूंघट में पार्टी हॉल में घुसी तो सबकी नजर सेजल की तरफ उठ गई और उसे देखकर सब हंसने लगे और कहने लगे, अरे देखो, ऐसी ड्रेस पर किसी ने घूंघट देखा है?
जोकर लग रही है, जोकर। अरे आखिर ये है कौन? ये मेरी बड़ी बहू है, थोड़ी मॉडर्न है इसलिए इस तरह आई है। अरे वो देखो, मेरी छोटी बहू गांव की है पर है बहुत संस्कारों वाली। एक बहू मॉडर्न तो एक बहू गांव की, तुम्हारे तो मजे हैं बबीता। कुछ बड़ी बहू के बारे में भी बता दो। उसके बारे में तो कुछ ना ही कहो तो बढ़िया। ना कपड़े पहनने का सलीका है, ना ही रसोई की एबीसीडी आती है। एक दिन चूल्हा जलाने को क्या कह दिया, समझो कि युद्ध लड़कर आई हो। सेजल ने देखा कि उसकी सास उसकी बुराई और आनंदी की तारीफें किए जा रही है। पार्टी में सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह उदास हो गई और उसकी आंखें भर आईं। शोभा के सभी मेहमान आ चुके थे, लेकिन चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, लेकिन क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। शोभा एक कमरे में बैठी हुई रो रही थी। उसे ढूंढते हुए बबीता उसके पास चली गई और उसके रोने का कारण पूछा। बबीता, अब मैं क्या बताऊं? मेहमानों के खाने के लिए जो केटरर्स बुक किए थे ना, उन्होंने ऐन मौके पर मना कर दिया। सारे मेहमान आ चुके हैं, अगर उन्हें समय से खाना नहीं मिला तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बस इतनी सी बात। अरे मेरी आनंदी बहू है ना, वो सब संभाल लेगी। अरे वो तो गांव की है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। तू चिंता मत कर, वह सब संभालेगी। मैं उसे अभी बुलाती हूँ। बड़ी बहू भी कुछ ना कुछ मदद कर ही देगी। बबीता ने आनंदी को बुलाया और कहा, आनंदी, तुम तो सभी कामों में कुशल हो। जाओ रसोई में मेहमानों के लिए कुछ ऐसा बना दो जो मेरी सहेली की इज्जत बच जाए। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? इतने सारे लोगों का खाना? ना बाबा ना, मेरे वश की बात नहीं है। तभी सेजल ने शोभा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आंटी, मुझे बताओ रसोई कहाँ है, मैं सब संभालूंगी। बबीता, ये तुम्हारी मॉडर्न बहू क्या कह रही है? बबीता सेजल का आत्मविश्वास देखकर हैरान हो गई। उसने सेजल को एक तरफ बुलाया और कहा, ये कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा बहू, पूरे 50-60 लोगों का खाना बनाना है। मॉम, क्या पता मैं आंटी की इज्जत बचा लूं। शोभा उसे फटाफट रसोई में ले गई और उसकी जरूरत का सारा सामान पकड़ा दिया। सेजल ने फटाफट आलू छीले और फ्राई करके चिली पोटैटो बना दिए, साथ में मंचूरियन राइस और बर्गर भी। चाइनीज तो वह बहुत अच्छे से बनाना जानती थी। आनंदी बहू, तुम रसोई में जाकर देखो तो, उसे चूल्हे में फूंक मारनी आती नहीं, चली है खाना बनाने। माँ जी, आपकी मॉडर्न बहू को मेकअप के अलावा आता ही क्या है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है तो देखे क्या करती हैं। पहले बच्चे का केक कटा, उसके बाद कुछ खेल और फिर डांस प्रोग्राम चला। तब तक सेजल खाना तैयार कर चुकी थी। उसके बाद मेहमानों ने खाना खाया। खाना खाकर सभी लोग उंगलियां चाटते रह गए। सब ने खाने की बहुत तारीफ की। शोभा खुश होकर बोली, बहू, अगर आज तुम नहीं होती तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई होती। इतना सारा चाइनीज खाना बनाकर तुमने मेरी लाज रख ली। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बबीता, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी बहू मिली। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी बहू ये सब बना सकती है। मॉम, मुझे सिर्फ चाइनीज बनाना आता था, इसलिए मैंने बना दिया। मैं तो तुम्हें हमेशा नालायक समझती आई थी बहू। जिस बहू को लायक समझा उसने तो रसोई में जाने को ही मना कर दिया था, मगर आज तुम्हारी रसोई ने मेरी सहेली का मान बढ़ा दिया। ये सुनकर आनंदी को भी पछतावा हुआ। वह बोली, दीदी, मुझे भी ऐसा लगा था कि गांव की लड़कियां ही रसोई संभाल सकती हैं, इसीलिए मैं हमेशा माँ जी की नजरों में ऊपर जाने की कोशिश करती रही। आज से हम दोनों मिलकर रसोई बनाया करेंगे, कुछ देशी और कुछ विदेशी। उसके बाद गवार बहू और मॉडर्न बहू मिलकर रसोई संभालने लगी। शंभू मामा ने पूछा, भगवान भली करे शारदा बहन, बेटी सुमन सयानी हो गई है, अब तो इसके हाथ पीले करने की सोचो। शंभू भैया, योग्य लड़का ढूंढो।
मैं क्या इसकी शादी को मना कर रही हूँ? अब भगवान भली करे शारदा बहन, अगर यही बात है तो मैं आज से ही इस काम में लग जाता हूँ। शारदा अक्सर बीमार रहती थी। बेटी की शादी की चिंता उसे भी कम न थी, मगर वह अपने ठीक होने का इंतजार कर रही थी। वह जल्दी ठीक होना चाहती थी, लेकिन भगवान था कि उसे कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से शारदा की तबीयत काफी बिगड़ जाती है और वह जिंदगी की उम्मीद खो बैठती है और कहती है, शंभू भैया, अब मैं ना बच पाऊंगी। अब सुमन के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी पड़ेगी। अरे भगवान भली करे शारदा बहन, तुम इसकी चिंता मत करो, बस अपने बारे में सोचो। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। पर बेचारी शारदा की तो तकदीर ही खराब थी। शंभू मामा की लाख कोशिशों के बाद भी दिन पर दिन उसकी बीमारी बढ़ती जाती है। फिर एक दिन बिस्तर में पड़ी आंसू बहाते हुए वह सुमन से कहती है, दुनिया में मेरे जैसी बदनसीब माँ कोई और ना होगी सुमन बेटी। तेरी शादी अपनी आंखों से देखती तो आत्मा शांत हो जाती मेरी। ऐसा मत कहो माँ, मेरी शादी तुम ही करोगी। मेरी शादी देखे बिना तो तुम मर ही नहीं सकती। यह कहते कहते सुमन रोने लगती है और तभी शारदा की सांसें पूरी हो जाती हैं। माँ को बेजान पड़े देख सुमन का तो मानो कलेजा ही फट पड़ता है और वह दुखी होकर कहती है, माँ, ए माँ, बस इतना ही साथ निभाना था क्या बेटी का? अब मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? अरे भगवान भली करे बेटी, अब रोकर क्या होगा? माँ तो चली गई, पर ये मामा तो है ना। अब तो माँ और मामा दोनों मैं ही बनूंगा तेरा। शारदा की मौत के कुछ ही दिन बाद शंभू मामा सुमन से कहते हैं, अरे भगवान भली करे सुमन बेटी, कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं मामा? अभी तो माँ को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए और आप... भगवान भली करे, लड़के वालों को जबान दे चुका हूँ, अब और नहीं टाल सकता। अगले दिन लड़के वालों का आना तय हो जाता है तो शंभू मामा सुमन से कहते हैं, भगवान भली करे सुमन बेटी, मेहमानों के लिए खाना जरा लजीज बनाना। ऐसा खाना बनाना जिसे खाकर मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएं। ठीक है मामा जी। सुमन शंभू मामा को यह कह तो देती है, मगर फिर अचानक गहरी चिंता में पड़ जाती है। साथ ही उसे अपनी माँ की याद हो आती है। शारदा रसोई में थी और सुमन से कह रही थी, सुमन बेटी, अब तो खाना बनाना सीख लो। कल को ससुराल जाओगी तो खाना बनाना पड़ेगा ना। ओ माँ, मैं क्या अभी ससुराल जा रही हूँ? जब ससुराल जाने का समय आएगा तुमसे खाना बनाना सीख लूंगी ना। तू तो सच में बड़ी बुद्धू है। अरे तब तक मैं मर खप गई तो फिर किससे सीखेगी खाना बनाना? तुम कभी नहीं मरोगी माँ। माँ की यह बात याद कर सुमन रोने लगती है और तभी उसकी सहेली सुशीला का फोन आ जाता है और वह पूछती है, हेलो सुमन, कैसी हो? सुशीला, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम अभी के अभी मेरे घर चली आओ बस। सुमन के यह कहते ही सुशीला उसके घर चली आती है और सुमन अपनी सहेली को अपनी समस्या बताते हुए कहती है, सुशीला, अब लड़के वालों के लिए खाना तुम्हें ही बनाना होगा। सुमन, पर तुम्हारी तरह ही मुझे भी खाना बनाना नहीं आता है। हाँ, पर मुझे चाउमीन अच्छे से बनाना आता है। तो ठीक है, तू चाउमीन ही बना दे। सुमन के कहने पर सुशीला चाउमीन बना देती है, मगर जब शंभू मामा को खाने में चाउमीन के सिवा कुछ और नजर नहीं आता तो वह सुमन से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, राम भली करे, ये क्या सुमन बेटी, क्या मेहमानों को बस ये चाउमीन ही खिलाओगी? अरे कुछ और भी तो बना सकती थी। माफ करना मामा जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये चाउमीन भी सुशीला ने बनाए हैं। यह सुनकर तो शंभू मामा अपना माथा पीट लेते हैं और बड़बड़ाते हुए कहते हैं, अब भगवान भली करे, क्या कर लेना आजकल की लड़कियों का। गृहस्थी बसाने की उम्र हो जाती है पर खाना बनाना नहीं सीख पाती। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
किस्मत से लड़के का पिता महेश शंभू मामा का पुराना मित्र था, इसीलिए वह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। वह महेश को फोन कर कहता है, अब भगवान भली करे बे महेश लाला, तुम बेटे मनोज और भाभी कांता के साथ कब पहुंच रहे हो? अरे बस यार 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो फिर खाने में क्या क्या बनवा दूं? कोई पसंद हो तो बता दो। भाई मनोज और कांता को तो चाउमीन खाने का शौक है, बाकी तुम जो चाहो बनवा देना। कुछ देर बाद महेश अपने बेटे और पत्नी के साथ सुमन के घर पहुंच जाता है और सब खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे राम भली करे भाभी, जरा चाउमीन तो खाकर बताइए कैसी है। वाह जी भाई साहब, चाउमीन तो बड़े ही जायकेदार है। किसने बनाई है इतनी जायकेदार चाउमीन? राम भली करे भाभी, अब इस घर में सुमन के सिवा है ही कौन जो खाना बनाए। मनोज और कांता को सुमन बहुत पसंद आती है और फिर मनोज और सुमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन कांता सुमन से कहती है, बहू, अब तुम आ गई हो तो रसोई तुम ही संभालो। सुमन जैसे ही यह सुनती है उसका कलेजा धक धक करने लगता है। वह बहुत घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, हाय, अगर इनको कहूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो पता नहीं क्या गजब होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सुमन यह सोच ही रही होती है कि तभी महेश बीच में आ जाता है और कहता है, कांता, अभी बहू रसोई में प्रवेश नहीं करेगी। पर क्यों जी? क्या इसके लिए भी कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? बात तो कुछ ऐसी ही है। अरे वो पंडित जी ने पत्रा देखकर कहा है कि अगर नई बहू 21 सोमवार व्रत रखे और फिर रसोई में प्रवेश करे और उसके बाद अपने हाथों से खाना बनाकर अपने सास ससुर को खिलाए तो उससे क्या होगा जी? उसके घर में धन संपत्ति आएगी और हम दोनों की आयु लंबी होगी। यह बात है, तो अब बहू 21 सोमवार के बाद ही रसोई में प्रवेश करेगी। तब तक रसोई मैं संभाल लूंगी। यह सुनकर तो जैसे सुमन की जान में जान आ जाती है। वह भगवान का शुक्र मनाती है। पर इस बात को कांता तो मान जाती है क्योंकि वह धार्मिक विचारों वाली थी। लेकिन मनोज, जो आधुनिक जमाने की सोच रखता था, उसे यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो पाती। वह एक दिन काम से घर आता है तो सुमन से कहता है, अरे सुमन, आज तो चाउमीन बना दो। आज तो मैं तुम्हारे हाथ के बने चाउमीन ही खाऊंगा। पर माँ जी ने तो अभी रसोई में जाने से मना किया है ना। हाँ बेटा, कहो तो मैं बना लाती हूँ चाउमीन। पर आज तो मैं इसके हाथ से बने चाउमीन ही खाऊंगा, बोल दिया बस। मनोज की ऐसी जिद देख कांता चुप हो जाती है और सुमन रसोई में जाकर चाउमीन बनाने लगती है। बेचारी जोड़ तोड़कर सब्जियां काटती है और ज़रूरत से ज़्यादा चाउमीन उबाल देती है। इस तरह चाउमीन की जगह चाउमीन का हलवा तैयार हो जाता है, जिसे देख वह कांपने लगती है। अरे चाउमीन हुआ कि बीरबल की खिचड़ी, ले आओ ना। अभी लाई जी। सुमन चाउमीन लेकर आती है तो उसे चखते ही मनोज और कांता दोनों थू थू करने लगते हैं। उन्हें सुमन पर बहुत गुस्सा आता है। थू 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 थू, ये क्या बना दिया? क्या चाउमीन ऐसे होते हैं? लगता है इसे खाना बनाना ही नहीं आता। अब मैं इसे अपने घर नहीं रख सकती। यह सुनकर सुमन रोने लगती है। और तभी महेश और शंभू मामा वहां आ जाते हैं। भगवान भली करे भाभी, मैंने महेश को पहले ही बता दिया था कि हमारी सुमन को खाना बनाना नहीं आता। तो क्या हुआ, खाना बनाना सीख तो सकती है ना। उसमें बहू को घर से निकालने वाली क्या बात हुई? यह सुनकर महेश मनोज और कांता दोनों को समझाता है और उसकी बात वे समझ जाते हैं। कांता सुमन से कहती है, मैं भी तो इसकी माँ ही हूँ, मैं सिखाऊंगी इसे खाना बनाना। भगवान भली करे भाभी, बस ऐसे माँ बनी रहना, मेरी बच्ची का जीवन संवर जाएगा। फिर कुछ दिनों में सुमन खाना बनाना सीख जाती है और सुमन सबके लिए चाउमीन बनाती है, जिसे खाकर सभी सुमन की खूब तारीफ करते हैं।